आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं से बहुत सारे प्रश्न और विषय क्या है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व जो सेकंड पेपर है। और अभी हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर की क्लास। और एग्रीकल्चर की क्लास में आज के हम इस वीडियो में जो भी अंतर आते हैं ज़्यादातर परीक्षा में विशेषकर उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और एक एक अंतर को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं ताकि पेपर में यदि आए तो आप बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार स्वागत है। और आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो बिल्कुल आप जो है एक एक पॉइंट ठीक से समझिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये था कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखिए। अथवा में क्या दिया था, द्रव्यमान ताप एवं समय के एसआई मात्रक पद्धति मात्रक एवं संकेत लिखिए। लंबाई द्रव्यमान एवं समय के एसआई मात्रक लिखिए। तो हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। तो देखिए, हमें इस तरह से टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद क्या करना है, एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा। तो एक साइड लिखना है हमें मुख्य मूल राशि, एक साइड लिखना है मूल मात्रक और एक साइड लिखना है संकेत। तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, लंबाई मीटर से नापी जाती है और संकेत क्या है, एम। और फिर द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम, और इसे दर्शाया किससे जाता है, केजी से। फिर आता है समय किससे नापा जाता है, सेकंड से, और इसका संकेत क्या है, एस। फिर दिया है ताप का मात्रक क्या है, केल्विन, और इसे किससे नापा जाता है, संकेत दिया जाता है के से। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और इसका संकेत क्या है, ए। और ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक क्या है, कैंडेला, और इसे दर्शाया किससे जाता है, सीडी से। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा क्या है, मोल, और इसका संकेत क्या है, MOL। तो ये जो प्रश्न अभी जो हमने सॉल्व किए हैं, ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा था, 19 में पूछा था, 22 में पूछा था और 24 में भी पूछा था। तो अब हम देखते हैं अगला अंतर क्या होने वाला है। अगला अंतर होने वाला है घनत्व से। पूछा क्या है, घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व में अंतर लिखिए। तो ये देखिए, ये प्रश्न काफी बार आया है, आप देख सकते हैं 2011 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 20 में आया। मतलब कि अब जो है 4 साल का गैप है, तो निश्चित ही है इस बार ये फिर से आने वाला प्रश्न है। तो एक साइड क्या है, घनत्व, और एक साइड क्या है, अपेक्षित घनत्व। तो अब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और यहाँ से परिभाषा भी आ सकती है 2 नंबर में, तो वो भी आपकी यहाँ से कवर होने वाली है। तो देखिए, पहले क्या पूछा, घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व किसे कहेंगे, उस पदार्थ के घनत्व तथा 4 सेल्सियस ताप वाले पानी के घनत्व का अनुपात होता है। देखो, ये अपेक्षित घनत्व थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए, यह उस पदार्थ के घनत्व तथा 4 सेल्सियस ताप वाले पानी के घनत्व का अनुपात होता है। घनत्व का मात्रक होता है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत सरल है। तीसरा में क्या दिया है, अपेक्षित घनत्व में क्या दिया है, भिन्न भिन्न पद्धतियों में घनत्व के मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पद्धतियों में घनत्व का मान कैसे होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व का मान सभी पद्धतियों में समान होता है। चौथा में क्या दिया है, चौथा पॉइंट क्या दिया था
कि घनत्व को केवल घनत्व के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व को घनत्व के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको घनत्व और अपेक्षित घनत्व में बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं दोबारा से फिर से उसको ठीक से समझा दूंगा। अब हम देखने वाले हैं द्विगुत्री प्रश्न में जो दिया था, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। सर्पी घर्षण ये बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। ये प्रश्न काफी बार आया, 15 में आया, 19 में आया, 24 में आया और अब 26 में आने की संभावना है। सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण पहले तो समझ लेते हैं। सर्पी घर्षण को गतिक घर्षण भी कहते हैं और बेलन घर्षण को लोटनी घर्षण भी कहते हैं। सर्पी घर्षण यानी कि जब कोई वस्तु किसी के ऊपर यदि घिसट कर चलती हो तो उसे सर्पी घर्षण कहेंगे, और लोटनी घर्षण उसे कहते हैं जब किसी सतह पर कोई भी वस्तु लुढ़क कर चलती हो, जैसे बॉल भूमि की सतह में लुढ़क कर चलना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं और हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया है, सर्पी घर्षण या गति घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती है, जैसे हम टेबल को यदि थोड़ा सा स्लो कर दें, यानी उसको ढाल में कर दें और उसके ऊपर पुस्तक रख दें, तो वो घिसट कर क्या होती है, गिर जाती है। इस प्रकार से तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण होता है उसे विसर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विसर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल लोटनी घर्षण होता है। तो ये आपने बिल्कुल पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। दूसरा क्या दिया है, सर्पी घर्षण में वस्तु फिसलती है तो उनके वही तल एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल, घिसटती है तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। फिर इसके बाद में जब लोटनी घर्षण में वस्तु लुढ़कती है, सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है और बेलन घर्षण का मान कम होता है। फिर क्या देखेंगे, इसका घर्षण गुणांक मात्रकहीन व बीमाहीन होता है। इसका घर्षण गुणांक का मात्रक मीटर तथा बीमा होता है। तो ये मात्रक जो है वो बहुत ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये जो है विकल्प में भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप एक एक पॉइंट ठीक से याद रखिए, और जो समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको एक एक बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये वीडियो जो है कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कृषि संकाय से है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब अगला अंतर क्या है, स्थिर घिरनी तथा चलनशील घिरनी में अंतर लिखिए। तो जैसे कि आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर घिरनी यानी कि जो स्थिर रहती है, और चलनशील घिरनी यानी कि जो चलती है। तो उसके बारे में हमें देखना है। स्थिर घिरनी में क्या रहता है, इसका गुटका स्थिर रहता है, और चलनशील घिरनी में इसका गुटका जो है स्थिर नहीं रहता है, यानी चलनशील रहता है। इसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, क्योंकि ये ज्यादा कार्य नहीं कर सकती, स्थिर होती है। लेकिन चलनशील घिरनी में लाभ एक स्थिर घिरनी से 2 गुना होता है, क्योंकि ये कार्य करती है। इसकी सहायता से बल की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन इसकी सहायता से भारी बोझ उठाया जा सकता है। इसमें बेगा अनुपात का मान 1 होता है, इसमें बेगा अनुपात का मान 2 होता है, और घिरनियों से बहुत सारे जो है कार्य भी किए जाते हैं, जैसे किसी भारी वस्तुओं को जमीन की निचली सतह से ऊपर लाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप उसको एक लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल को जो है या मेरे वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आए, और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूं। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही
हम वार्षिक परीक्षा के बाद पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर ये सारे एग्जाम की तैयारी करने ही वाले हैं। और हम देखने वाले हैं अध्याय 4 का मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो पेपर वाले का बहुत पसंदीदा प्रश्न होता है। वो इस प्रश्न को बहुत पसंद करता है अंतर में, और बार बार परीक्षा में दोहराते रहता है। यदि आपको यकीन ना हो तो देखिए मेरे साथ में 2014 में ये प्रश्न आया था, 15 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 23 में आया था, 11 में और 24 में भी आया था। ये प्रश्न जो है गुरुत्वाकर्षण का अध्याय का बहुत पसंद वाला प्रश्न है। एग्जामिनर इसको बार बार दोहराते रहता है, तो हमें इसको कवर ही कर लेना है, ताकि यदि ये आता है, और आएगा ही, क्योंकि पिछली बार ये 25 में नहीं आया था, तो निश्चित ही इस बार 26 में जरूर आएगा। तो देखो अंतर क्या है, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर लिखिए। तो ऐसे तो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी के केंद्र में होता है। तो ये आपको भली भांति पता होगा। तो चलिए हम बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगता कहां पर है। देखो, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच जब वे इकाई दूरी पर रखे हो, जब वे इकाई दूरी पर रखे हो तो लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। एक बार फिर से, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच जब वे इकाई दूरी पर रखे हो तो लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से समझिए। एक बार फिर से, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच, यह इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के बीच जब वे इकाई दूरी पर रखे हो, मान लीजिए दो पिंड है, पिंड ए पिंड बी, तो इन दोनों के बीच में जब वो दूर दूर हो, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, तो उस आकर्षण बल को ही क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अब मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, यह पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जैसे यदि हम पूरे जोर लगा के या फोर्स लगा के किसी बॉल को ऊपर आसमान में फेंकते हैं, तो जितना हमारा बल रहता है बॉल ऊपर तक जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बॉल में जब बल खत्म हो जाता है, फोर्स खत्म हो जाता है, तो वो बॉल जो है फिर अचानक से जो है पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और उसे नीचे खींच लेती है। तो ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसके बाद दूसरा क्या दिया है, इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये बहुत ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये कभी कभी विकल्प में खालिस्तान में सतत में पूछ लेता है। और इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर क्या दिया है, यह एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब जी यानी कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक है, स्मॉल जी पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण है। तो मैं समझता हूं कि ये अंतर आपको बहुत अच्छे से भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला अंतर हम देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, लगातार प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे अंतर को हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये 2 क्लास होगी, एक क्लास ये आज होगी, एक क्लास और होगी। तो इन 2 क्लासों में हम पूरे अंतर को समझेंगे। और यदि हम दो क्लास यदि हम पढ़ लेते हैं, तो ये हमारे जो है पेपर में आने वाले 3 अंतर हमें निश्चित ही कवर हो जाएंगे, और आपके जो है बिल्कुल जो है 10 से 12 नंबर मिलने वाले हैं। तो अब हम ऐसा प्रश्न देखने वाले हैं जो काफी बार पूछा जाता है, कभी कभी इनकी परिभाषा स्पेशल भी आ जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, अब हम अध्याय 5 से देखने वाले ऊष्मा। और ये ऊष्मा से ये अंतर जो है, हालांकि ये 2011 के बाद 2017 में आया था,
तो निश्चित ही काफी अंतर हो गया पेपर का, अब इस बार ये आ सकता है। तो हम समझते हैं बहुत अच्छे से ऊष्मा तथा ताप में अंतर क्या हो सकता है। ये 2 नंबर में ये प्रश्न आता है। कभी कभी ये 2 नंबर में अंतर ना देके सीधा पूछ लेता ऊष्मा क्या है, ऊष्मा की विशेषता बताइए, ताप क्या है, ताप की विशेषता बताइए। तो इस तरह से भी ये अंतर आ जाता है। तो इसमें दोनों प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। यदि पार्टिकुलरली ऊष्मा के बारे में पूछेगा या ताप के बारे में पूछेगा तो आपको ऐसे लिख देना है, और यदि अंतर के बारे में पूछेगा तो तब भी हमें यही आंसर लिखना है। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न हमारे सामने क्या है। ऊष्मा तथा ताप में कोई 4 अंतर लिखिए, ऊष्मा एवं ताप में प्रमुख अंतर लिखिए। तो देखिए बड़ा सरल सा अंतर है और बहुत समझने योग्य है, क्योंकि हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा और ताप देखते ही हैं और समझते भी हैं कि ऊष्मा किसे कहेंगे और ताप किसे कहेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। अब ताप क्या है? ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है जो ऊष्मा बहने की दिशा को बताता है। जैसे कि हम यदि राड का कोई एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये किसका संकेत है? ये ऊष्मीय अवस्था तो है, लेकिन ये दिशा बता रहा है कि एक दिशा से, एक सिरा से दूसरी सिरा की ओर चल रहा है, मतलब ये ताप ही है। फिर इसके बाद में क्या है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ऊष्मा मापन का मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा को कैलोरी से मापा जाता है और ताप के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। ऊष्मा शब्द से ऊष्मा की मात्रा का बोध होता है। ऊष्मा शब्द से ऊष्मा की मात्रा का बोध होता है ना। लेकिन ताप शब्द से ताप के प्रसरण का बोध होता है। ताप के प्रसरण का बोध होता है मतलब गर्मी का चलने का बोध होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि हम एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। जैसे हम प्रैक्टिकल में देखें तो जैसे हम कभी खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हम क्या करते हैं, चम्मच का एक सिरा कढ़ाई में रहता है और कुछ समय के लिए यदि हम छोड़ देते हैं तो ऊपर का सिरा भी गर्म हो जाता है, और जब हम उसे छूते हैं, जब हमें याद नहीं रहता तो हमें चटाका भी लगता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और हालांकि आप दैनिक जीवन में दोनों ऊष्मा और ताप को देखते ही रहते हो। दो पदार्थों का ताप अलग अलग होने पर भी उनकी ऊष्मा की मात्रा समान हो सकती है, लेकिन दो पदार्थों की ऊष्मा की मात्राएं भिन्न भिन्न होने पर भी इसका ताप समान हो सकता है। तो ये है ऊष्मा और ताप। तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा ऊष्मा और ताप, है ना। और ऊष्मा और ताप का ये दूसरा अंतर है जो काफी बार अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाकर पूछा गया है। कैसे? देखिए, ऊष्मा संचरण में संवहन एवं विकिरण में 2 अंतर लिखिए। ऊष्मा संचरण में संवहन और विकिरण में 2 अंतर लिखिए। फिर क्या पूछा? संवहन और विकिरण में 4 अंतर लिखिए। देखो वही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से उसे कवर करने वाले हैं। चालन एवं संवहन में कोई 2 अंतर लिखिए। चालन विकिरण में कोई 4 अंतर लिखिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, इजी वे में। तो देखिए कैसे। पहला देखते हैं चालन। चालन का मतलब ये होता है ऊष्मा का संचरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलना, है ना। देखिए कैसे। इसमें ऊष्मा का संचरण माध्यम के अणु कंपन द्वारा करते हैं। और संवहन में क्या होता है? इसमें ऊष्मा जो है, इसमें ऊष्मा का संचरण माध्यम के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान को गर्म करते हैं। माध्यम के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। आपने पानी को देखा होगा, जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी हाइड्रोजन के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो पानी का सबसे पहले निचला जो कोई भी पात्र का
तल होता है तो वहां का गर्म होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन का एक अणु गर्म होता है तो वो दूसरे अणु को ऊष्मा देता है, फिर तीसरे अणु को, फिर ऐसे ऐसे करके वो हाइड्रोजन के अणु सारे हाइड्रोजन के अणुओं को क्या दे देते हैं, ऊष्मा। और एक समय ऐसा आता है, कुछ समय बाद हम देखते हैं पूरा पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये कैसे हुआ? संवहन के कारण हुआ। कैसे हुआ? संवहन के कारण होता है। और इस संवहन की क्रिया किसमें होती है? द्रव में होती है। जो द्रव फॉर्म में जो भी बाउंड होते हैं यौगिक, उनमें ये क्रिया होती है। अब विकिरण, विकिरण तो जो होती है ये किरणों में ये क्रिया देखी जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे आता है? विकिरण माध्यम से आता है। तो ये आप देखते हैं इसमें क्या, इसमें ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे संवहन में हम देखे थे कि एक अणु गर्म होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, ऐसे चलते रहता है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो सीधा सूर्य से प्रकाश निकला और सीधा भूमि में विकिरण माध्यम से पहुंच जाता है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। मैं समझता हूं कि मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। फिर दिया है ऊष्मा का गमन किसी भी दिशा में हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ऊष्मा सब दिशा में चल सकती है। संवहन, संवहन में क्या है? ऊष्मा का गमन नीचे से ऊपर की ओर होता है। संवहन में क्या होता है? जैसे पहले पानी का निचला भाग गर्म होता है, यदि हम पानी गर्म करते हैं, फिर इसके बाद में ऊपर का भाग गर्म होता है। फिर विकिरण में क्या है? इसमें ऊष्मा केवल सीधी रेखा में गमन करती है। विकिरण में माध्यम पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सॉरी, इसमें ऊष्मा केवल सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट क्या है? इस विधि में माध्यम का ताप बढ़ जाता है। इसमें भी माध्यम का ताप बढ़ जाता है। विकिरण में माध्यम पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा देखते हैं हम। इसमें ऊष्मा संचरण की गति धीमी हो जाती है। और संवहन में क्या है? इसमें ऊष्मा संचरण की गति धीमी हो जाती है। इसमें ऊष्मा संचरण की गति प्रकाश वेग के समान होती है। तो आप केवल ज्यादा मत समझिए, 4 पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। यदि पेपर में आता है तो बिल्कुल यहीं से ही कवर हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी जैसे ऊष्मा के बारे में पूछे, चालन के बारे में पूछे, तो आप एक साइड मैंने जो समझाया हूँ वो लिख दीजिए। संवहन के बारे में पूछा तो जो संवहन के बारे में अभी तक मैंने जो समझाया वो अंतर में वो लिख दीजिए। और विकिरण के बारे में पूछा है तो विकिरण में मैंने जो समझाया हूँ वो लिख दीजिए। सबसे बड़ा फायदा ये है। मान लो इस अंतर में जो है आपको 3 प्रश्नों का आंसर मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या मेरा कंटेंट आपको फायदेमंद लगता है तो आप मुझे एक लाइक, मेरे वीडियो को एक लाइक आप जरूर करिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना है। और यदि बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी तैयारी करवाने वाला हूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की हम अगले वीडियो में जो भी हमारे अंतर बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे।